अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक सवाल बजटिंग का कराया था और अब एक और सवाल कराता हूँ, उसमें लेवल में और बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब जो लेवल बढ़ा रहा हूँ उसमें मजीद कुछ नोट्स लिख लें, समझ भी लीजिएगा, नोट्स भी लिख लें। एक तो ये लिख लें, समझ लें पहले, हम लोग बजट में चूंकि रुपए लिख रहे हैं, रुपए, और अगर ये वर्डिंग इस्तेमाल हो कि जितना अगले महीने सेल करना है 100% हम इस महीने क्लोजिंग स्टॉक रख लेंगे, ये समझ आई बात। हमने जो अगले महीने की सेल करनी होगी हम वो सारी इस महीने क्लोजिंग स्टॉक रख लेंगे। ये यूनिट्स की बात हो रही है कि अमाउंट की बात हो रही है? यानी ये बात हो रही है कि अगले महीने अगर 2 लाख रुपए की सेल करनी है तो इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का है, क्यों नहीं? यानी कॉस्ट का फर्क होगा ना। हाँ, जब कहा जा रहा है ना कि हमने अगले महीने जो सेल्स करनी है हम वो सारी की सारी इसी महीने क्लोजिंग स्टॉक रख लेंगे, तो ये फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है कि अगर हमने अगले महीने 2000 यूनिट्स बेचने हैं तो हम अभी इसी महीने क्लोजिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स रख लेंगे। ये क्वांटिटी की बात है। सेल और स्टॉक का ताल्लुक तो क्वांटिटी का है, रुपए का तो ताल्लुक बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल वैल्यू प्रॉफिट वाली है, इन्वेंट्री की वैल्यू कॉस्ट वाली है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि जो अगले महीने सेल्स होंगी हम वो सारी इस महीने क्लोजिंग स्टॉक रख लेंगे, तो ये यूनिट्स की बात हो रही है, अमाउंट की बात नहीं हो रही। अच्छा, अगर इसको अमाउंट पे कन्वर्ट करना हो तो हम ये कहेंगे कि जितने अमाउंट की अगले महीने सेल्स होगी उतनी ही अमाउंट का अभी क्लोजिंग स्टॉक होगा, या ये बोलेंगे कि जितनी अमाउंट की कल कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी उतनी ही अमाउंट का भी क्लोजिंग स्टॉक होगा? मुश्किल हो गई बात। हमने मार्च के महीने में 3000 यूनिट्स बेचने हैं जिनकी सेल वैल्यू 30,000 रुपए होगी और इनकी कॉस्ट 24,000 रुपए होगी। अगर मैं कहूं कि फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक वही है जो अगले महीने की सेल है, तो यानी कितने यूनिट्स? 3000, और इसकी अमाउंट कितनी होगी? 24,000 या 30,000? 24,000। 24,000। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगले महीने की जो सेल्स है उतना या उसके इतने परसेंट हम क्लोजिंग स्टॉक रख रहे हैं, तो टेक्निकली हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन चलो अगर अमाउंट की बात कर भी लें तो हम वो फिर सेल्स की बात नहीं कर रहे, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। दोनों चीजें दोबारा कहता हूं, अगर ये कहा जाए कि जो अगले महीने की सेल्स हैं हम उतना ही क्लोजिंग स्टॉक इस महीने रख लेंगे, तो ये यूनिट्स की बात हो रही है। या अगर अमाउंट की बात हो रही हो तो फिर हम ये कहना चाह रहे होंगे कि जो अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वही इतने महीने का क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर स्टॉक और सेल्स का कोई रिलेशन है तो असल में तो वो यूनिट्स का रिलेशन है, लेकिन अगर वो रिलेशन अमाउंट्स में बनाना चाहेंगे तो वो रिलेशन सेल्स के साथ नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ होगा। यही डाटा अगर मैं कहूं कि जो अगले महीने की सेल्स होती हैं, सेल्स उसका 50% हम क्लोजिंग स्टॉक रख लेते हैं, तो फरवरी में कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना है हमने? रुपए। जो अगले महीने की सेल्स हैं हमने उनका 50% इस महीने क्लोजिंग स्टॉक रखना है, रुपए में कितना होगा वो? 30,000 का 50% का 24,000 का 50%। ये टोटल है, सेल प्राइस नहीं है।
24,000 का 50% क्या 30,000 का 50%? 24,000 का। तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक सेल्स के साथ रिलेट करके दिया जा रहा है तो असल में वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ रिलेटेड। ये अंग्रेजी लिख लें। तो एक नोट लिख लें कि स्टॉक इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। नहीं, एक दो और बताऊंगा अभी, सवाल कराने से पहले एक दो और बता रहा हूं, बस नोट्स बता रहा हूं, ये एक दो पॉइंट बता के फिर सवाल करते हैं। पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, इफ स्टॉक इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, then technically it is a percentage of sale units. Then technically it is a percentage of sales units. And in terms of amount, यानी रुपए, it is a percentage of cost of sales. दोबारा, if inventory या stock is given as a percentage of sales, then technically it is a percentage of sale units. And in terms of amount, it is a percentage of cost of sales. यानी अगर आपको सवाल में लिखा मिल रहा है कि इन्वेंट्री सेल्स का इतने परसेंट है, तो हम चूंकि अमाउंट में सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो वो बात हो रही है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का इतने परसेंट, क्योंकि इन्वेंट्री और सेल्स की अमाउंट का ताल्लुक नहीं है, इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट का ताल्लुक है। अब ठीक है, अगला नोट लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल से लेंगे, बजट तो अमाउंट से ही कर रहे हैं ना। जब कभी सवालों में हमें यूनिट्स चाहिए होंगे वर्किंग में तो वो सेल्स के यूनिट से लिया करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल और सेल के यूनिट्स तो एक ही है ना यार। जब कभी वर्किंग्स में हमें यूनिट्स की वर्किंग करनी पड़ रही हुआ करेगी तो वो परसेंटेज यूनिट्स के साथ लिंक किया करेंगे, लेकिन अभी हम सारा कुछ अमाउंट्स में लेके चल रहे हैं तो अभी हम कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक किया करेंगे। चलें, एक तो नोट ये स्टॉक का हो गया। अगली बात, अच्छा अगला नोट ये लिखें कि पहले समझ लें बात, सवाल डेली बेसिस पे भी जा सकता है। जैसे अभी पिछले जो सवाल किए उनमें लिखा हुआ था कि कस्टमर्स महीने बाद पैसे देंगे, 2 महीने बाद पैसे देंगे। सवाल में ये भी लिखा हो सकता है कि कस्टमर 17 दिन बाद पैसे देंगे, 23 दिन बाद पैसे देंगे। अब ये महीने से डिफरेंट फिगर आ गया ना। इसी तरह क्रेडिटर्स को हम 21 दिन बाद पैसे देते हैं, ये भी लिखा हो सकता है। तो जो एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं वो डेली बेसिस से भी लिंक हो सकते हैं। इसके लिए नोट ये लिख लें, इफ पेमेंट टर्म्स of sales on expenses, if payment terms of sales and expenses are given for a period other than month, for a period other than month, for example आप 2-3 मिसालें लिख लेना कि 7 दिन, 18 दिन, 23 दिन। समझ आ रही बात कि अगर आपको जो पेमेंट टर्म्स हैं, अभी तक हमने सवाल क्या किए थे मंथ वाले, कि सेल्स अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्रेडिटर्स 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस अगले महीने।
अभी तक जो 2-3 सवाल किए उनमें बात मंथली चल रही थी, तो इशू नहीं था। अब अगर आपको जो पेमेंट टर्म्स बताई हुई हैं वो मंथ के अलावा हैं, फॉर एग्जांपल 11 दिन, 9 दिन, अब हमें कुछ नया, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, वो भी प्रैक्टिस में कराता हूं तो बताता हूं। क्या लिखा है? इफ पेमेंट टर्म्स फॉर सेल्स और एक्सपेंसेस आर गिवन फॉर अ पीरियड अदर देन मंथ, फॉर एग्जांपल 11 दिन, 13 दिन, इस तरह की 2-3 मिसालें लिख ली, यानी डेज में दी हैं मैं। देन these incomes and expenses, यानी sales and expenses, are assumed to occur evenly throughout the period on daily basis. Are assumed to occur evenly throughout the period on daily basis. इस बात का मतलब ये है कि अगर जून की सेल्स 3,000 रुपए दी हुई है, जून की सेल्स 3,000 रुपए दी हुई है, तो इसका मतलब है कि हर दिन 100 रुपए की सेल हो रही है। ये मतलब है इस बात का कि डेली बेसिस पे हो रही है, यानी हर रोज 100-100 रुपए की सेल हो रही है, तो महीने की 3,000 रुपए की सेल बन गई। अच्छा, ये बात लिख ली। इसके बाद अगला नोट लिख लें कि एक महीना 30 दिन का, साल 360 दिन का। जी, डिफॉल्ट ये है कि एक महीना 30 दिन का और साल 360 दिन का, चाहे वो फरवरी का महीना ही क्यों ना हो। बड़े सवाल आते हैं। हम कैलकुलेशन बजटिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें हम इतनी कैलेंडर की डिटेल में नहीं जा रहे होते, तो बस ठीक है 30 दिन। इस बात से मुराद ये है कि अगर जून के महीने की सेल्स 3,000 रुपए है, तो 1 जून को कितने रुपए की सेल हुई थी? 100 रुपए की। दूसरे 100 रुपए की। 3 जून को 100 रुपए की। 30 जून को 100 रुपए की, तो जाके 3,000 रुपए बने। ये मतलब है इस बात का कि हर दिन बराबर सेल हो रही है। अगर पेमेंट टर्म्स हैं कि जो कस्टमर हैं वो 11 दिन बाद पैसे देते हैं, 11 दिन बाद, 11 डेज क्रेडिट पीरियड है, 11 डेज क्रेडिट पीरियड है। अच्छा, अगर मैं अभी सवाल नहीं भी करा सका ना, तो ये बड़ी गहरी चीज़ है, ये समझ लें सारे। हो सकता है मुझे ये क्लास छोटी ड्यूरेशन की करनी पड़े, वो मीटिंग है, मैं टाइम नहीं पूरा दे पा रहा क्लास को, तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट समझ लें। ये बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है जो बताने लगा हूं। हो सकता है सवाल का टाइम मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर गौर से समझ लें। ₹3,000 की जून की सेल्स हैं, और अगर क्रेडिट पीरियड महीने से डिफरेंट है, अभी लिखवाया, तो अजम्पशन क्या है कि सेल्स फिर डेली बेसिस पे हो रही हैं। अगर ये कहा जाता है कि क्रेडिट पीरियड 7 दिन है, क्रेडिट पीरियड 7 दिन है,
तो इसका मतलब ये है कि जून में सारी सेल्स क्रेडिट पे होती रहेंगी, फिर सबका पैसा इकट्ठा 7 जुलाई को मिलेगा। दोबारा सुने, जून की सेल 3,000 रुपए है और अगर कहा जाता है कि क्रेडिट पीरियड 7 डेज है, इसका मतलब यह है कि जून में हर रोज सेल्स होती रही, फिर पूरा महीना एंड हुआ और वो सारा का सारा 3,000 7 जुलाई को मिलेगा। ये मतलब नहीं है, नहीं, ये मतलब हरगिज नहीं है। अभी ये नोट लिखवाया है कि हर रोज सेल्स हो रही हैं। अच्छा, अब जो हर रोज सेल्स हो रही हैं वो इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, तो 7 दिन क्रेडिट पीरियड का मतलब है अगर क्रेडिट पीरियड 7 डेज है तो इसका मतलब है कि जो कैश मिलेगा पहली तारीख को जो 100 रुपए की सेल हुई थी वो कब कैश मिलेगा? 7 दिन बाद मिल रहा है। अच्छा, अगर 1 दिन का क्रेडिट है तो पहली तारीख का सेल का पैसा 2 को मिलेगा ना, यानी 1+1 ना, तो 7 दिन क्रेडिट पीरियड है। 1+7 कब मिलेगा? 8 को। तो ये कैश हमें 8 जून को मिलेगा। जो क्रेडिट पीरियड होता है ना वो प्लस होता है, यानी अगर पहली तारीख को सेल हुई है और 1 दिन का क्रेडिट पीरियड है तो कैश कब मिल रहा है? पहली को ही नहीं, सेकंड को। तो जिस दिन सेल +1 2 तारीख को कैश मिलेगा। तो इसी तरह से अगर 10 दिन क्रेडिट पीरियड है तो जो 5 तारीख को सेल हो रही है उसका कैश 10 दिन क्रेडिट पीरियड है। जो 5 तारीख वाले दिन सेल हो रही है 5 + 10, पहली तारीख की सेल है, 1 दिन क्रेडिट पीरियड है, कैश कब मिलेगा? पहली को ही 2 को मिलेगा ना, यानी जिस दिन सेल हो रही है प्लस क्रेडिट पीरियड तो कैश मिलेगा। अच्छा, पहली तारीख को सेल हो रही है, 10 दिन क्रेडिट पीरियड है, 11 को मिलेगा। 1 + 10 11। अच्छा, 13 तारीख को सेल हो रही है, 13 तारीख को, और 12 दिन क्रेडिट पीरियड है, कैश कब मिलेगा? 25 को। 7 तारीख को सेल हो रही है, 7th को, 11 दिन क्रेडिट पीरियड है, कैश कब मिलेगा? 7 तारीख को सेल हो रही है, 11 डेज क्रेडिट पीरियड है, कैश कब मिलेगा? 7 को सेल है प्लस 11, 18 को कैश मिलेगा। हाँ, जो जिस दिन जो 10 दिन पहले सेल हुई होती है उस वाला कस्टमर आके में कैश दे जाता है। हर इनवॉइस का क्रेडिट पीरियड उसके हिसाब से होता है, हर इनवॉइस का डेट उसका क्रेडिट पीरियड अलग है, महीनों का क्रेडिट पीरियड नहीं होता। हर इनवॉइस डेट प्लस उतने दिन बाद कैश। तो हमने अभी अज्यूम किया बजटिंग में कि हर रोज सेल हो रही होगी। ये बात टेक्निकल है, सवालों में टेस्ट होती है, इसलिए फिर दोहरा देता हूं। जिस दिन सेल होगी ना, मैं ये सारा मसला शुरू से बताता हूं। मैंने कहा था कि अगर आपको क्रेडिट पीरियड यानी जो पैसे देने हैं, पेमेंट टर्म्स हैं, वो महीने के अलावा हैं। पिछले सवालों में क्या था? महीने बाद, 2 महीने बाद, ये तो पूरा पूरा महीना चल रहा था ना, ये सॉल्व करने में आसानी थी, इसलिए मैंने इतनी गहराई नहीं बताई थी। आलो के उस पर भी ये रूल अप्लाई हो सकता है, लेकिन इतनी गहराई की जरूरत थी नहीं। अब गहराई की जरूरत है, इसलिए अब बता रहा हूं कि अगर आपको पेमेंट टर्म्स यानी क्रेडिट पीरियड दिनों का बताया हुआ है, यानी मंथ से डिफरेंट, तो फिर हर रोज ट्रांजैक्शन हो रही है और हर रोज बराबर ट्रांजैक्शन हो रही है, हर दिन अलग सेल है। तो अगर क्रेडिट पीरियड 7 डेज है तो जिस दिन की सेल है +7 उस दिन पैसा मिलेगा। तो जो 1 जून को ट्रांजैक्शन हुई होगी, 1 जून, उसका कैश कब आएगा? अगर 7 दिन क्रेडिट पीरियड है, 8 तारीख को। जो 3 तारीख को सेल हुई होगी उसका पैसा कब आएगा? ये 7 दिन क्रेडिट है, 10 को। जो 23 जून को सेल हुई होगी उसका कैश कब आएगा? 30 को। और जो 24 जून को सेल हुई होगी 1 जुलाई। और
और जो 30 जून को सेल हुई होगी 7 जुलाई। क्या आपको पेपर में इस तरह डेज वाइज करना पड़ेगा? नहीं, उसका एक शॉर्टकट बता देता हूं, लेकिन अभी तो समझे ना, इस मैपिंग को पहले समझें, फिर मैं तुक्का बता दूंगा, फिर ऐसे सवाल हो जाया करेगा। ये मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। क्या किया है? उसको इग्नोर करो, जो भी लॉजिक समझ आ रही है पहले उसको पिक करो, जो प्रैक्टिकली देखा है वो क्लास के बाद पूछो। यार जरा जल्दी से कहो कि ये डेज की मैपिंग क्लियर करना है। मैंने मिसाल 7 दिन क्रेडिट की रखी है, ये उसकी शक्ल आ रही है। एक मिसाल और बताता हूं, फिर शॉर्टकट बता देता हूं। क्रेडिट पीरियड 11 दिन है। 1 अप्रैल की सेल का कैश कब आएगा? 11 डेज क्रेडिट पीरियड है, 12 अप्रैल को। 10 अप्रैल की सेल का पैसा कब आएगा? शाबाश। 19 अप्रैल की सेल का पैसा 30 अप्रैल को। 20 अप्रैल की सेल का पैसा 1 मई को। 30 अप्रैल की सेल का पैसा 11 मई को। यानी जो क्रेडिट पीरियड है, सेल की डे प्लस वो पीरियड, तो कैश डे आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अब इसे समरी निकालते हैं। हम लोग बजट तो डेली बेसिस का नहीं बना रहे ना, बजट में कॉलम तो महीने का है। कंक्लूजन, अगर 7 दिन क्रेडिट पीरियड है, अच्छा कंक्लूजन तुक्के से, शॉर्टकट से पहले मैं आपको इन दोनों मिसालों से रूल बना के देता हूं। इस मिसाल में 7 दिन क्रेडिट पीरियड है, तो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि 23 दिनों की सेल्स के पैसे जून के अंदर अंदर आ रहे हैं। जून के पहले 23 दिनों की सेल के पैसे जून के अंदर अंदर मिल जाएंगे, लेकिन जून के आखिरी 7 दिनों में होने वाली सेल के पैसे जुलाई में चले जाएंगे। फिर सुने, 30 दिन जून के दिन है। इन 30 दिनों में से जो पहले 23 दिन में होने वाली सेल्स हैं, उनके पैसे जून के अंदर अंदर आ गए, ये देखिए मैपिंग हुई है। और जो जून के अगले 7 दिनों में होने वाली सेल के पैसे, उनके पैसे जुलाई में चले गए। इधर देखिए, अच्छा कितने दिन के पैसे जुलाई में चले गए? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 दिन। उंगली पे गिन लो। ऊपर कितने लिखे हैं, तो बाकी 7 रह गए ना। तो कितने दिनों के पैसे अगले महीने जा रहे हैं? 7 दिन। ये 7 और ये 7, ठीक है, याद रखना, ये 7 और ये 7। इधर आते हैं, क्रेडिट पीरियड कितना है? 11 दिन। अप्रैल के 30 दिनों में से पहले 19 दिनों में होने वाली सेल के पैसे अप्रैल के अंदर अंदर आ गए, और 19 के बाद क्या बने, कितने दिन? 11। तो 11 दिन में होने वाली सेल के पैसे अगले महीने में चले गए। तो कितने दिन की सेल के पैसे अगले महीने में जा रहे हैं? 11। ये 11, ये 11। अब यहां से शॉर्टकट बना के देता हूं, ये शॉर्टकट लिख लीजिएगा, और ये शॉर्टकट 1 महीने के हिसाब से शॉर्टकट है। अगर क्रेडिट पीरियड 30 से ऊपर निकल गया तो इसको भी करता हूं कैसे एडजस्ट। अगर क्रेडिट पीरियड महीने के अंदर अंदर है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 21 दिन, 27 दिन, 29 दिन, 23 दिन, 30 से कम है, तो उसका शॉर्टकट याद रखिए, जितना क्रेडिट पीरियड है उतने दिनों की सेल का पैसा अगले महीने, और 30 माइनस वो इसी महीने।
दोबारा, जो क्रेडिट नंबर गिवन है आपको, उतने दिनों की सेल का पैसा अगले महीने मिलेगा और 30 माइनस बाकी इसी महीने में मिलेगा। 13 दिन क्रेडिट पीरियड, 13 दिन क्रेडिट पीरियड। तो शॉर्टकट जल्दी से, जून के महीने की सेल्स का पैसा बताओ। 13 दिन क्रेडिट पीरियड है। 13 दिन का पैसा जुलाई में और 17 दिन का जून में। 8 दिन क्रेडिट पीरियड है मई की सेल्स। 8 दिन क्रेडिट पीरियड है मई की सेल्स। 22 दिनों का मई में ही और 8 का जून में चला जाएगा। जबरदस्त। 15 दिन क्रेडिट पीरियड, जनवरी की सेल्स 15 दिन क्रेडिट पीरियड है। 15 दिन का जनवरी में, 15 दिन का फरवरी में। ठीक है। 12 दिन क्रेडिट पीरियड है मार्च की सेल्स। 12 दिन क्रेडिट पीरियड है। 18 दिन मार्च में ही, 12 अगले महीने में चला गया। तो ये तेज तेज हो गई बात। मतलब चालू हो गया ये मामला। हाँ, वो तो फिट होता रहेगा ना। एक महीना याद रख लें तो पिछला भी कवर हो जाएगा। अच्छा चले एक और। 21 दिन क्रेडिट पीरियड है। 9 दिन इसी महीने, 21 दिन अगले महीने। यानी अगर 21 दिन क्रेडिट पीरियड है तो जून का 9 दिन जून में और 21 दिन जुलाई में। ठीक है, ये बात ओके। अगला 30 प्लस की बात करूं। अब इसमें 30 प्लस प्लस करते जाते हैं। क्रेडिट पीरियड 21 नहीं, 51 दिन है, 51। तो आप ऐसा करें, 30 को साइड पे करें, 21 को सोचें। 51 सोचना मुश्किल हो जाएगा। 30 अलग कर दें, 21 को सोचें। 21 को सोच लिया, जो आंसर आया उसको एक महीना बढ़ा दें। यानी 9 दिन के पैसे जुलाई में और 21 दिन के पैसे अच्छा 38 दिन क्रेडिट पीरियड है। 38 दिन, 30 साइड पे कर लें, 8 को सोचें। मई की सेल में 8 को सोचें, 22 मई में और 8 जून। अब ये जो साइड पे किया था ये डाल दें। समझ आया? बस प्रैक्टिस के साथ साथ हजम हो जाएगा। समझ आ गया तो सही है, प्रैक्टिस के साथ साथ हजम हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि ये दिमाग से निकले, एक सवाल में से सिर्फ रिसीट्स वाला पोर्शन कर लेते हैं, बाकी फिर मैं कल पूरा करा दूंगा और फिर वो अगले दिन 39B कह के दोनों इकट्ठे अपलोड कर दूंगा। सवाल है, पैक की बुक है अगर, तो पेज 258 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 स्मार्ट लिमिटेड के नाम से सवाल है। राइस की बुक में है ये पास्ट पेपर का सवाल और मेरा ख्याल है कि ये ऑटम 2009 का सवाल होगा, स्मार्ट लिमिटेड के नाम से, या आई कैप क्वेश्चन बैंक के सेक्शन में हो शायद। स्मार्ट लिमिटेड, स्मार्ट लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड अ फोरकास्ट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर।
यही है ना जिसमें पॉइंट नंबर 1 में सेल्स दी हुई है फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर से जनवरी। अक्टूबर 7.5 मिलियन, फिर 9.9 मिलियन। हाँ यही है ना। राइज में कहाँ है? आई कैप वाले जो पेज कौन सा? राइज में पेज 432 क्वेश्चन नंबर 7। जिनके पास आई कैप का क्वेश्चन बैंक है पुराना वाला, उसमें ये 8.7 होता था, और नए में भी कहीं ना कहीं होगा, कहीं नए में है स्मार्ट। जी, आई कैप के नए बुक के अंदर पेज 289 पे एग्जाम्पल 3 है। तो ये आपको मैंने चारों लोकेशंस बता दी, अब तो पहुंच ही जाएंगे। इस सवाल पे पहुंचे, और अभी मैंने एक ब्रेक लूंगा मैं, क्योंकि फिर अभी मीटिंग है, फिर मैं अगला जोड़ जो है 39B के तौर पे आपको दूंगा। तो आप अभी सेल्स वाला पॉइंट पढ़ लें बस, मैं सिर्फ सेल्स कर लूं, रिसीट्स, बाकी सवाल फिर कर पूरा करूंगा, खुद ही पूरा करूंगा। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ लें आप, और पॉइंट 9 भी, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 9। पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 9 है। पॉइंट 9 है यार, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए हुए है ना। दी ओपनिंग बैलेंसेस ऑन 1 अक्टूबर, टेबल बना हुआ है ना एक। अच्छा नहीं, वो पॉइंट 9 है। प्राइस के बुक में 9 पॉइंट मिसिंग हुआ है, वो पॉइंट 9 है। ये जो सबसे आखिर में लिखा हुआ है ना, दी ओपनिंग बैलेंसेस, इसको पॉइंट 9 कर लें। पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 9। जी 1, 2 और 9। पढ़ लिया। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? बजट बनाना है, कब का? पार्ट ए, पार्ट बी नहीं करा रहा इसका, भी ये इनकम स्टेटमेंट है। पार्ट ए, बजट कब का बनाना है? यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। स्मार्ट लिमिटेड मंथ वाइज, पार्ट ए कर रहा हूं मैं। मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31, 2009। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। रुपीज़ हैं, 1000 है, क्या है? रुपीज़ ही है शायद।
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर दूं 1000 कर दूं? 1000 कर देते हैं। कैश सेल्स हैं कितनी? तो हम कह देते हैं कि सेल्स का कितने % कैश है? 25 20%। तो अक्टूबर में कितना? 1500। नवंबर में? दिसंबर में? 21 79 78 78। डेटर्स डेटर्स पे आते हैं। डेटर्स यानी रिसीट्स। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, बल्कि अच्छा, इस सवाल में मैं इस तरह का फॉर्मेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ना समझाने में आसानी होगी, मुझे भी, आपको समझने में भी। एक बार समझ जाए, वैसे भी कर सकते हैं जैसे पिछले सवालों में कर रहा था। अभी बस मुझे समझाने में आसानी होगी जैसे मैं लिख रहा हूं। क्रेडिट पीरियड कितना है? क्रेडिट पीरियड कितना है? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है 45 डेज क्रेडिट पीरियड है। अब ये मंथ से डिफरेंट आ गया ना। 45 डेज को कैसे सोचें? 30 साइड पे करके 15 को सोच लेते हैं। 15 सेम और 15 नेक्स्ट। अब 30 डाल लें। क्या करूं? दोबारा 45 है तो मैंने कहा था 30 साइड पे करके 15 को सोच लें। 15 को सोचेंगे, फर्ज कर लें अक्टूबर है, 15 को सोचते हैं अगर, तो 15 दिन की सेल के पैसे अक्टूबर में, 15 दिन की सेल के पैसे नवंबर में। अब एक महीना ऐड कर लें, नवंबर, दिसंबर। तो समरी क्या बनी? जिस महीने की सेल के पैसे 15 दिन की सेल के पैसे, उससे अगले महीने 15 दिन की सेल के पैसे, उससे भी अगले महीने। ये मैंने यहां पर 2 लाइनें छोड़ी हैं। अक्टूबर की सेल्स के पैसे कब कब आएंगे? 2 लाइनें छोड़ी हैं मैंने। अक्टूबर की सेल्स के पैसे कब आएंगे? अच्छा, अक्टूबर की कौन सी सेल्स? क्रेडिट सेल्स के टोटल सेल्स? क्रेडिट सेल्स। अक्टूबर की क्रेडिट सेल्स कितनी है? अक्टूबर की क्रेडिट सेल्स 7500 का 80%, 6000 है ना। ये 6000 कब कब मिलेगा? आधा नवंबर में, 15 आधा आधा हुआ ना, आधा नवंबर में और आधा दिसंबर में। तो 6000 में से 3000 इधर मिलेगा और 3000 इधर मिलेगा। ये मैं कर रहा हूं रुपीज इन 1000। नवंबर की सेल्स कितनी है? टोटल कितनी है? 90, इसमें से 80% है ना। नवंबर के पैसे कब मिलेंगे? आधे दिसंबर में और आधे जनवरी। आधा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 15 दिन। तो आधे दिसंबर में कितने?
कितना, और जनवरी तो आगे निकल गया, और दिसंबर की सेल वो वैसे ही आगे निकल गई। चलें पीछे आते हैं, सितंबर की सेल्स, अक्टूबर और नवंबर में सितंबर की क्रेडिट सेल्स हैं कितनी? सितंबर की क्रेडिट सेल्स हैं कितनी? नहीं दी हुई ना, दी हुई है। चलें इधर देखें, सितंबर के महीने में जो भी सेल्स होनी थी, सबसे पहली सेल फर्स्ट को होनी थी। फर्स्ट से पीछे तो कोई डेट नहीं होती ना। जो फर्स्ट को सेल होनी थी उसका कैश कब आना था? 45 दिन क्रेडिट पीरियड है, 16 अक्टूबर को 1 प्लस करना है, 16 अक्टूबर को, यानी जो पहला कैश आना था वो 16 अक्टूबर को आना था। सितंबर एंड होने तक इस सेल का पैसा आया हुआ है? नहीं। सितंबर की किसी भी दिन होने वाली सेल का पैसा 30 सितंबर तक रिसीव हुआ हुआ है? नहीं, पहला पैसा ही जाके 16 अक्टूबर को आना है। तो फर्स्ट 30 सितंबर वाली डेट पे जितनी भी क्रेडिट सेल्स थी वो सारी आउटस्टैंडिंग है ना, वो सारी ही अभी डेटर्स आ रहे हैं। तो डेटर्स आपको दिए हुए आखिरी पॉइंट में, आखिरी टेबल देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है? डेटर्स रिलेटेड टू सितंबर। और ये कब के डेटर्स दिए हुए, कब का बैलेंस दिया हुआ है? ये पूरा टेबल कब का है? ये सारे जो टेबल के अंदर लिखा हुआ है ये 1 अक्टूबर पे खड़े हो गए, यानी सितंबर के एंड पे। तो सितंबर के एंड पे सितंबर से रिलेटेड कितनी सेल्स हैं जो अभी तक रिसीवेबल थी? पूरी की पूरी। इसका मतलब ये सारी सितंबर की क्रेडिट सेल्स ही हैं, क्योंकि वो सारी ही आउटस्टैंडिंग है। तो जो सितंबर से रिलेटेड डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, इनफैक्ट वो सारी की सारी सेल्स हैं, क्योंकि सबका सब आउटस्टैंडिंग है। बैलेंस कम तो तब होता ना जब कैश मिला होता, सब आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो डेटर्स के नाम से दिया हुआ है 5600, इनफैक्ट ये सितंबर की क्रेडिट सेल्स ही हैं। तो इस 5600 का कैश कब मिलना है? कैसे? कहा है ना रिलेटिंग टू सितंबर। और चीजें कौन सी होंगी? फिर सितंबर की सेल्स का वो डेटर जो सितंबर से रिलेट कर रहे हैं। तो और किसके डेट्स होंगे? आ रहा हूं बस। सितंबर से रिलेटेड जो सेल्स थी वो सारी ही अभी रिसीवेबल हैं। तो डेटर का जो बैलेंस है रिलेटिंग टू सितंबर, वो सारी के सारी सितंबर की सेल्स हैं, तो 5600 ही है। ये पैसा कब कब मिलेगा? आधा अक्टूबर में, आधा नवंबर में। कितना? 250। और ऊपर आते हैं, अगस्त की सेल्स। ये तो नहीं है सेल्स दी हुई, लेकिन हमें यह पता है कि जो अगस्त में सेल हुई थी, अगस्त के पहले 15 दिनों में होने वाली सेल्स का पैसा कब आया होगा? इनमें आ गया होगा। और अगस्त के अगले 15 दिनों की सेल का पैसा कब आएगा? अभी इस वक्त रिलेटिंग टू अगस्त सेल आधे पैसे फंसे हुए हैं ना, आधे तो मिल गए हुए हैं, ये वाले मिल चुके हुए हैं, ये आखिरी 15 दिनों वाले पेंडिंग है ना। और इन्होंने कब आना है? और ये वही 15 दिन वाले हैं जो डेटर हैं। तो ये सारे के सारे अक्टूबर में रिसीव हो जाएंगे। कितने? 1500 है, 3000। ये है ही वो 15 दिन वाला पोर्शन, डेटर्स हैं, ये अगस्त की सेल्स नहीं है। ये रिसीट फ्रॉम डेटर्स, इसको हजम करके आना है।
5800 5800 6960, ये है रिसीट फ्रॉम डेटर्स। $7,300 7780 913, ये हो गई इनफ्लोज। बाकी इंशाल्लाह अगले देखता हूँ मैं 39B को सेम दिन पे करना है अलग करना है, इसको फिर अगले पोर्शन में क्लियर करते हैं। चलें, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।